हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बाद का टॉपिक है ऑस्मोसिस। प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12th और बीएससी थर्ड ईयर में लगता है। इसके अलावा एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कारण कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो हम इसको 2 से 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग जो रखेंगे उसमें रखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ऑस्मोसिस से संबंधित और टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा। सिंपली अगर हम देखें तो यदि हम किसी एक झिल्ली की सहायता से सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को सेपरेट करते हैं तो सॉल्यूशन ए बी की ओर जाएगा या सॉल्यूशन बी ए की ओर जाएगा, इस बात पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तय होती है। लेकिन ये बीच में जो हमने लगाई है झिल्ली, सबसे पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम झिल्लियों के बारे में जान लेंगे तो परासरण की परिभाषा बहुत ही आसान हो जाएगी। झिल्लियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। हमारे लिए काम की जो झिल्लियाँ हैं वो 2 ही प्रकार की है, लेकिन हम सभी चारों प्रकार की झिल्लियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पारगम्य झिल्ली, परमिएबल। पारगम्य झिल्ली का मीनिंग ये है कि इससे विलायक और विलेय बिना किसी अवरोध के आ जा सके। इस झिल्ली की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कारण कि यहाँ पर किसी प्रकार का बैंड नहीं होने की वजह से ये ऑस्मोसिस में यूज नहीं होती। जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक डेड पार्ट है जो कि पारगम्य होती है। नंबर 2, अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली जिसमें से विलायक और विलेय दोनों ही नहीं जा सके, जैसे कि सेलोफेन ब्लैडर, सेलोफेन झिल्ली, सेलोफेन झिल्ली, पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन। नंबर 3, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इसी से तय होती है। यहाँ पर हम देखें, नाम से जाहिर है अर्धपारगम्य किसी एक के लिए पारगम्य होगी, विलायक आ और जा सके लेकिन विलेय ऐसी मूवमेंट ना दर्शा पाए। ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा सेलोफेन ब्लैडर, सेलोफेन झिल्ली। और चौथी चयनात्मक पारगम्य। नाम से ही जाहिर है चयनात्मक पारगम्य का मतलब चयन, सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली का मतलब हो गया कि झिल्ली इस प्रकार की हो जिसमें विलायक
और विलेय आ और जा सके, लेकिन आवश्यकता अनुसार। बिना आवश्यकता के ना तो विलायक आए ना ही जाए, ऐसा ही विलेय के साथ भी है। जीवित जीवों की जो झिल्लियां हैं या जीवित झिल्लियां जितनी भी हैं वो चयनात्मक ही होती हैं, लेकिन चूंकि हमें डेफिनेशन देखनी है तो हम यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, जो कि हमारा मुख्य बिंदु है। पराशरण विसरण से थोड़ा ही भिन्न है। हमने लास्ट क्लास में विसरण के बारे में जाना, विलयन के बारे में जाना, और आज हम अंतर के साथ पराशरण की परिभाषा देखते हैं। इसमें अगर हम एक बार इसको समझ जाएं तो बड़ा आसानी से इसको डिफाइन कर पाएंगे। सपोज दैट ये कोई कंटेनर है जिसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एक साइड में हमने सॉल्यूशन ए और दूसरी साइड में हमने सॉल्यूशन बी भर दिया है। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन ए में हमने 1 लीटर पानी और 5 ग्राम शुगर ली है। ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमने सॉल्यूशन बी में 1 लीटर पानी और 10 ग्राम शुगर ली है। सेम वही विलायक और विलेय। सीधा सा है कि 1 लीटर पानी में हम अगर 5 ग्राम चीनी घोलेंगे तो ये कम गाढ़ा होगा कंपैरेटिवली 10 ग्राम के। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? कम गाढ़ा। और ये कैसा है? अधिक गाढ़ा। एक बार इमेजिन कर लीजिए कि 5 ग्राम को घोलने में 5 ml पानी काम आता है, तो यहाँ पर नेट जो पानी बचा है, विलायक बचा है, वह है 995 ml। ठीक वही फिनोमिनन यदि हम यहाँ लगाएं तो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर 990 ml बचा हो। ml विलायक निश्चित रूप से 990 से ज़्यादा है। पानी की गति ये होती है कि विलायक या पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की हो जाता है। तो विलायक के संदर्भ में देखें तो ये ए से बी की ओर जाएगा। जहाँ तक हम विलेय के बारे में बात करते हैं, विलेय, तो हम देख पा रहे हैं कि विलेय की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी इसमें कम है ए में, और बी में ज़्यादा है, फिर भी मूवमेंट ए से बी की ओर ही हो रही है। लेकिन ऑस्मोसिस की परिभाषा जो है वो विलायक और विलेय के संदर्भ में देना सही नहीं है, हमें इसको कंबाइन करना पड़ेगा और अब हमें सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें और डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि विलयन ए जिसकी सांद्रता की कैसी है? कम है। विलयन बी सांद्रता कैसी है? अधिक है। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। बिल्कुल बोर्ड को देखकर हम परिभाषित करने का प्रयास करें। देखें, पराशरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता हो। दोबारा सुन लीजिए, पराशरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन अपनी कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता की ओर जाता हो। अगर इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट करें विलायक के संदर्भ में तो कैसे जाएगी? पराशरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए। ये परिभाषा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर विलयन के संदर्भ में जो परिभाषा हम देंगे वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं परासरण के प्रकार और उनका निर्धारण। सेकंड कैटेगरी है टाइप। घरेलू उदाहरणों में हमने देखा है कि एक बर्तन लिया, उसमें पानी भर दिया और उसमें एक किशमिश का टुकड़ा डाला। दूसरा बर्तन लिया और उसमें हमने चाशनी का घोल, चीनी का घोल डाल दिया और एक अंगूर डाल दिया। ये किशमिश है और ये अंगूर है। ध्यान दें, यहाँ पानी होना चाहिए और यहाँ पर चीनी का घोल होना चाहिए। कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो किशमिश है वो फूल जाती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये जो हमारे सामने आता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अंगूर पिचक गया है। इन दोनों ही संदर्भों में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो पाएंगे कि पानी ने यहाँ से यहाँ प्रवेश किया होगा और यहाँ पर पानी बाहर निकला होगा। इस संदर्भ में पानी जब अंदर आता है तो उसको कहते हैं अंतः परासरण। और जब पानी बाहर आता है तो उसको कहते हैं बाह्य परासरण। इस प्रकार से परासरण के दो प्रकार हो गए। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और नंबर 2 बाह्य परासरण। परासरण को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये उपकरण आपके सामने यहाँ जैसे किशमिश और अंगूर के रूप में है। ऐसा उपकरण जो परासरण को नापता है उसे हम ओस्मोस्कोप कहेंगे, परासरण मापी। मुख्य रूप से आलू परासरण मापी और थिसल की परासरण मापी यूज की जाती है। तीसरी बात करते हैं हम आलू परासरण मापी का उपयोग। ये एक लेबोरेटरी एग्जाम्पल है जो हम सामान्य रूप से लैब में करते हैं। इसके लिए आप सिंपली एक आलू ले लीजिए, उसको पील करने के बाद में इस प्रकार से काटें कि उसके अंदर एक निश्चित आकार का गड्ढा बन जाए। ध्यान दें कि कहीं भी इसमें छेद नहीं होना चाहिए, गड्ढा बिल्कुल सावधानी से बनाना होगा। और इसको हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पहले आप एक बीकर लेकर उसमें पानी का घोल भर दें, वाटर सिंपल पानी ले लें जिसको हम A, और दूसरे में आप चीनी का घोल भर दें। और इस आलू को इसके अंदर रखें। जिसमें आपने पानी का घोल लिया है उसमें ध्यान रखें कि पोटैटोस्मोस्कोप जो है वो एक निश्चित लेवल तक शुगर सॉल्यूशन से भरा हुआ होना चाहिए। शुगर सॉल्यूशन जांच के लिए वहाँ पर हम एक आलपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं
और जहाँ पर हमने चीनी का घोल लिया है वहाँ पर हम पोटैटोस्मोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को ऊपर तक पानी से भर देते हैं, आलपिन छोर पर लगाते हैं। कुछ समय बाद में हम दोनों को ही ऑब्जर्व करते हैं, नियरली 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के बाद, तो हम पाएंगे कि ए एपरेटस जिसमें बाहर पानी था, अंदर शुगर सॉल्यूशन था, उसमें जो ऑस्मोस्कोप है उसमें लेवल बढ़ गया है। इसका मतलब आलपिन हमने यहाँ लगाई और ये यहाँ तक पहुँच गया। इसका कारण ये है कि बाहर का पानी यानी विलायक जिसकी सांद्रता ज़्यादा है वो इस झिल्ली को पार करता हुआ अंदर आ गया। इस क्रिया को कहते हैं एंडोस्मोसिस। दूसरा जिसमें हमने पोटैटोस्मोस्कोप के अंदर ऊपर तक पानी लिया था, जबकि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें चीनी का यूज़ किया, तो देखा कि यहाँ पर जो पानी ऊपर तक भरा हुआ है वो बाहर निकल गया और लेवल बिल्कुल नीचे आ गया। इसे बोलते हैं एग्जॉस्मोसिस। इस प्रकार से पराशरण दो प्रकार का है, आपके सामने एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, एंडोस्मोसिस और एग्जॉस्मोसिस। इसके क्या यूज होते हैं, पराशरण दाब क्या होता है, भित्ति दाब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।